अच्छा जी, मैंने आपको सवाल दिया था कुछ करने के लिए, किए आपने? कौन कौन से किए? अच्छा जी बच्चों, आज हमने एक कंप्लीट सवाल करना है ताकि हमें क्लियर हो कि हमने सवाल जब आएगा पे जी। हाँ जी, जी अब देखें किसमें ऐड किए हैं। आप अलग बना ले, कोई मसला नहीं है। ऐड हो रही क्या मतलब? किसका ट्रिंग होगा? अच्छा अच्छा, ठीक है। यहाँ पे कुछ बात की होगी उसने क्वेश्चन के अंदर। इसमें कभी लाइन मिस है जिसमें उसने बताया है कि वो ट्रेड पेबल के अंदर ये चीज शामिल है, वो इंक्लूड का वर्ड उसने सवाल के अंदर बताया हुआ, वो मैं देख लेता हूँ। बहरहाल बच्चों, आज हमने करना है कंप्लीट सवाल। ताकि आपको क्लियर हो जाए सवाल ओवरऑल हमने करना कैसे। बच्चों, आपको मैंने बताया था कि कौन सा डाटा गिवन होगा तो डायरेक्ट मेथड लगाएंगे, कौन सा नहीं होगा तो क्या लगाएंगे, याद है? अगर सवाल में सेल, कॉस्ट ऑफ सेल, ग्रॉस प्रॉफिट, ऑपरेटिंग एक्सपेंस की फिगर अलग गिवन ना हो तो इनडायरेक्ट, अगर वो गिवन होगी तो डायरेक्ट, क्योंकि डेटर अकाउंट उसी वक्त बना सकते हैं जब सेल हो, क्रेडिटर उसका अकाउंट उसी वक्त बना सकते हैं जब कॉस्ट ऑफ सेल हो। ठीक है, कॉस्ट ऑफ सेल होगा, परचेज निकल आएगी, परचेज निकल आएगी, कैश निकल आएगा। कॉस्ट ऑफ सेल ही नहीं है तो हम कैसे निकालें? तो बच्चों ये सवाल है, ये अब हमने कंप्लीट करना है। इस सवाल को जरा गौर से देखें। क्या आपको लगता है कि ये स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन है जो उसने दी हुई है? क्या स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के अलावा इस सवाल में इनकम स्टेटमेंट की कोई वैल्यू है? यहाँ पे सवाल खत्म हो गया। क्या ये बात समझ आ रही सबको? ये मिस्टर मूसानी वाला जो अकाउंट सवाल है, हैं? तो कुर्सी फाड़ के गया आ रहा यार। अच्छा जी बच्चों, इस सवाल में
उसने सिर्फ और सिर्फ हमें बैलेंस शीट दी है, बैलेंस शीट के अलावा कुछ भी नहीं दिया। तो क्या हम डायरेक्ट मेथड से सवाल कर सकते हैं? और बोलो तो सही, हम डायरेक्ट मेथड से सवाल है बच्चों। डेटर का ओपनिंग बैलेंस क्या हमें सवाल में नजर आ रहा है? क्लोजिंग बैलेंस नजर आ रहा है लेकिन क्या सेल नजर आ रही? अगर सेल नजर नहीं आ रही तो कैश रिसीव फ्रॉम डेटर हम निकाल सकते हैं। अब कैश रिसीव फ्रॉम डेटर नहीं निकाल सकते, तो जब कैश रिसीव फ्रॉम डेटर नहीं आएगा तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में डायरेक्ट मेथड से हमारा आंसर भी नहीं आएगा। अब आगे देखते हैं, क्या बच्चों हमें क्रेडिटर का ओपनिंग बैलेंस गिवन है, क्लोजिंग गिवन है कि नहीं है? जी क्या हुआ की होया वो तो तेरे हाल तो नहीं आ रहा आंदे। अच्छा जी क्या ये बात सबको समझ आई? अच्छा जी, तो बच्चों डायरेक्ट मेथड से तो हम नहीं कर सकते, फिर हम किससे करेंगे? इनडायरेक्ट मेथड से। सबसे पहला पॉइंट तरीका याद रखना है बच्चों, सबसे पहले हमने नाम लिखना है जिस बंदे के नाम से अकाउंट है, मिस्टर मूसानी। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे? स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज फॉर द ईयर एंडेड। तारीख क्या है बच्चों? 31 दिसंबर 2015। और यहां पे आएगा सबसे पहले कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। और यहां पे बच्चों डायरेक्ट मेथड से हम ये सवाल नहीं कर सकते, ये बात याद रखिए। उसने हमें कहा नहीं है कि डायरेक्ट से करो इनडायरेक्ट से करो, हमें खुद सोचना पड़ रहा है कि हम डायरेक्ट से करें या इनडायरेक्ट से करें। बच्चों डायरेक्ट से तो नहीं कर सकते, तो किससे करेंगे? इनडायरेक्ट से। तो जब इनडायरेक्ट से करेंगे तो बच्चों यहाँ पे सबसे पहली लाइन कौन सी आएगी? प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब मसला ये है, ये पूरा सवाल पढ़ लें, कहीं पे भी प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात नहीं की गई। सबसे पहली लाइन कौन सी है बच्चों? कैश की है। फिर अगली अकाउंट रिसीवेबल की है। यार एक कुर्सी आगे ले आओ, एक कुर्सी आगे दे दो। उसके बाद क्या है? इन्वेंट्री, उसके बाद इन्वेस्टमेंट, फिर फर्नीचर, फिर इक्विपमेंट, अलाउंस, accumulated depreciation, creditor, accrued expenses, bill payable, long term loan, capital। ये पॉइंट नंबर 1 2 3 4 5। इन तमाम पॉइंट्स में पूरा सवाल हमने देख लिया। पूरे सवाल में हमें कहीं पे भी प्रॉफिट बिफोर टैक्स नजर, तो डायरेक्ट से तो नहीं हुआ, लेकिन नजर इनडायरेक्ट से भी नहीं होता, नजर नहीं आ रहा। ऐसी है इनडायरेक्ट शुरू कहां से होना है? प्रॉफिट बिफोर टैक्स, और पूरे सवाल में उसने प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिया ही नहीं। तो क्या हम ये कहेंगे कि ये दुनिया में वह सवाल ऐसा है जो सिर्फ और सिर्फ हमारी अटेम्प्ट में आया है? ना इससे पहले किसी को आया है, ना इसके बाद किसी को आएगा। आई कैप को सिर्फ हमसे बैर है, तो लिहाजा आई कैप ने सवाल सिर्फ हमें दिया कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिया ही नहीं। इनकम स्टेटमेंट नहीं दी, डायरेक्ट से नहीं हो सकता। प्रॉफिट बिफोर टैक्स नहीं दिया, इनडायरेक्ट से भी नहीं हो सकता। तो लिहाजा हमारे साथ हुआ है धोखा, हम आएंगे अगली अटेम्प्ट में। ऐसे ही है। अच्छा जी, तो बच्चों अब जरा थोड़ी शक्ल इस्तेमाल करें। क्या आप देख रहे हो कि आपके कैपिटल में इजाफा हो रहा है? गौर से, क्या आपके कैपिटल में इजाफा हो रहा है? ओपनिंग कैपिटल कितना है बच्चों? 2014 की जो वैल्यू है ये ओपनिंग वैल्यू है, और 2015 की जो वैल्यू है ये क्लोजिंग वैल्यू है। तो बच्चों ओपनिंग कैपिटल कितना है? 83,800, और क्लोजिंग कैपिटल कितना है? 1,36,000। तो बच्चों यहां से एक बात समझ आनी चाहिए कि हमें कैपिटल अकाउंट बनाना चाहिए।
कैपिटल अकाउंट ओपनिंग कितना बचो? 83,800 और क्लोजिंग कितना है? 1,36,000। क्लियर बच्चों? नेट प्रॉफिट कैपिटल में जमा होता है कि माइनस होता है? और ड्राइंग माइनस होती है, याद आ रहा है? अब बच्चों ये किसी जमाने की बातें हो रही हैं जब किसी जमाने में शेयर कैपिटल नहीं होता था, सिर्फ और सिर्फ क्या होता था? कैपिटल। हमें सवाल में इस तरह से नहीं आएगा, हमें कैपिटल नहीं आएगा, हमेशा क्या आएगा? शेयर कैपिटल। और हमारा प्रॉफिट शेयर कैपिटल में कभी नहीं होगा, हमारा प्रॉफिट होगा रिटेन अर्निंग में। याद करो, हमें यहाँ पे रिटेन अर्निंग का अकाउंट बनाना पड़ेगा। अगर सवाल में क्या सीधा सीधा प्रॉफिट हमें नजर ना आए तो कौन सा अकाउंट बनाना पड़ेगा? रिटेन अर्निंग। ठीक है, हम कंपनी की कैश फ्लो बनाएंगे, ये सोल प्रोप्राइटरशिप की कैश फ्लो है, क्योंकि यहाँ पे ऊपर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड वगैरह कुछ नहीं लिखा हुआ। क्या लिखा हुआ है? मिस्टर मूसानी लिखा हुआ। अच्छा जी, अब बच्चों क्या ऐसा भी हो सकता है कि ड्यूरिंग द ईयर ऑनर अपने घर से कुछ पैसे लेके आया हो सकता है, और ऐसा भी हो सकता है कुछ पैसे लेके घर गया हो। अब बच्चों जरा सवाल ध्यान से पढ़ें। क्या वो ये कह रहा है, ये जरा पॉइंट नंबर 2 देखें, पेमेंट अगेंस्ट लॉन्ग टर्म लोन अमाउंटिंग टू 22,000 of his 12,000 was paid by Mr. Musani out of his personal account। क्या ये मैं कह सकता हूं कि 12,000 रुपया मिस्टर मुसानी अपने घर से लेके आया और उसने कर्जा पे किया, तो क्या ये 12,000 रुपया बच्चों एडिशनल कैपिटल है? ये यहां पे आएगा? नहीं समझ आई? सोच लो आगे चलते हैं। ये पॉइंट नंबर 2 क्लियर सबको? अब आगे पॉइंट नंबर लास्ट 5 पढ़ते हैं। मिस्टर मुसानी विड्रॉज 50,000 ईच मंथ फॉर हिज पर्सनल यूज। क्या ये ड्राइंग है? क्या ये 15,000 है? क्या 15,000 आएगा? सोच लो बच्चों, हम कैश फ्लो बना रहे हैं किस टाइम के लिए, और ऊपर जो दिया हुआ है वो क्या है? इस तरह की हरकत आई कैप से एक्सपेक्टेड है। हो सकता है कैप यहाँ पे पर मंथ बताए और आपने पर ईयर की कैश फ्लो बनानी हो, तो बच्चों क्या मैं इस अकाउंट में 15,000 लिखूंगा? 90% बच्चों ने यही करा। ये बात याद रखना है आपने। अगर केयरफुली आपने सवाल को ना पढ़ा तो आपसे गलती हो सकती है कि कैश फ्लो बना रहे पूरे साल की और वो 15,000 रुपया हर महीने का लेके जाता है घर, तो साल पूरे में वो कितने पैसे अपने घर लेके जाएगा? 1,80,000 वो यहाँ पे आएगा। कैसे आया ये 1,80,000? 15,000 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो बच्चों यहाँ पे कोई इंफॉर्मेशन आ जाएगी? जरा मुझे बताएं नेट प्रॉफिट। $2,20,200 हमारा नेट प्रॉफिट आ जाएगा। यहां तक की बात समझ। दूसरी बात बच्चों, मैंने पूरा सवाल देखा, यहाँ पे कहीं पे भी टैक्स की बात नहीं है, तो आप भी देखो पूरे सवाल में टैक्स की कोई बात नहीं हुई, और अगली 5 लाइनों में भी टैक्स की कोई बात नहीं हुई। तो इसका मतलब ये हुआ कि सवाल में टैक्स नहीं है, इस सवाल में टैक्स नहीं है। तो जो ये प्रॉफिट है यही प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है और यही प्रॉफिट बिफोर टैक्स। क्या ये बात समझ आ गई? यहाँ पे हम रेफरेंस देंगे वर्किंग नंबर 1 का, और बच्चों यहाँ पे वर्किंग नंबर 1 रखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे 2,20,200। क्लियर है? 2,20,200। अब बच्चों यहाँ पे लिखेंगे एडजस्टमेंट्स फॉर डेप्रिसिएशन। तो बच्चों डेप्रिसिएशन निकलेगी, जरा गौर से देखो कौन कौन से अकाउंट है हमारे पास। फर्नीचर है, इक्विपमेंट है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑन इक्विपमेंट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। ये अकाउंट बनाने पड़ेंगे, तो यहां से डेप्रिसिएशन निकल आएगी।
अब बच्चों मुझे फर्नीचर का ओपनिंग क्लोजिंग बताएं जरा। ओपनिंग 64,000 है, क्लोजिंग 80,000। अब जरा ध्यान से, फर्नीचर का ओपनिंग कितना है बच्चों? क्लोजिंग कितना है? 80,000। accumulated depreciation brought down carry down। बच्चों accumulated depreciation on furniture कितनी है? 15,000 और 8,000। यहाँ पे आ जाएगा 15,000 और यहाँ पे आ जाएगा 8,000। क्लियर है? अब बच्चों जरा ध्यान से, अब कॉमन सेंस यूज करो। आपको पता है डेप्रिसिएशन यहाँ पे आनी चाहिए थी, लेकिन ये कैसी सिचुएशन है कि ओपनिंग डेप्रिसिएशन 15,000 है और क्लोजिंग डेप्रिसिएशन 8,000 है। डेप्रिसिएशन तो बढ़नी चाहिए थी, ये कम क्यों हो गई? क्या ड्यूरिंग द ईयर कुछ डिस्पोजल हुआ होगा? लेकिन यहाँ पे तो बढ़ रहा है, कुछ डिस्पोज हुआ होगा और कुछ एडिशन भी हुआ होगा। क्या ये पॉइंट समझ आ गया? आगे पढ़ते हैं बच्चों। ये पॉइंट नंबर 3 पढ़े। ऑन जनवरी 1, 2015। बच्चों एक मिनट ठहरो, क्या ये 31 दिसंबर 2015 है? हमारा साल शुरू कब हुआ होगा? या कम जनवरी 2015 को, 14 को? सोच लो। यकम जनवरी 15 को हमारा साल शुरू हुआ है। अब बच्चों यकम जनवरी 2015 जिस दिन हमारा साल शुरू हुआ, उसी दिन द फर्नीचर वॉज कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड बाय फायर। कंप्लीटली पे फोकस करें बच्चों। क्या ये सारे का सारा फर्नीचर जल गया कंप्लीटली? 64,000 सारा जल गया। आगे चलते हैं। प्रोसीड्स रिसीव्ड फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी अमाउंटिंग टू 60,000। और हमने इंश्योरेंस वालों से पैसे ले लिए, कितने? 60,000। बच्चों इसका मतलब ये है, ये 64,000 सारे का सारा यहां से निकलेगा तो कहां चला जाएगा? डिस्पोजल अकाउंट में चला जाएगा। क्या ये बात समझ आई? हमें डिस्पोजल अकाउंट भी बनाना पड़ेगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा? 64,000 और यहाँ पे क्या लिखेंगे? फर्नीचर। अब बच्चों अगर ये 64,000 सारे का सारा डिस्पोजल में चला गया तो ये 15,000 फिर किसका है? क्या ये 15,000 भी उसी फर्नीचर का है? और जब वो सारा खत्म तो 15,000 भी, ये क्या ये भी सारा डिस्पोजल में चला जाएगा? यहां से डेबिट हो रहा है तो डिस्पोजल में क्या होगा? क्रेडिट होगा। क्लियर हो गया? अब बच्चों इंश्योरेंस वालों से मुझे कितने पैसे मिले? 60,000 कैश डेबिट करेंगे और डिस्पोजल को क्रेडिट करेंगे। क्या मुझे फायदा हुआ है कि नुकसान हुआ? नुकसान हुआ। मुझे इस फर्नीचर के आग लगने से फायदा हुआ है कि नुकसान हुआ? फायदा हुआ है। कितना फायदा हुआ है बच्चों? सोच लो। तो क्लियर है? नहीं समझ रहा? क्या चीज समझ? हमें फर्नीचर को डिस्पोज करके कितने पैसे मिले? 60,000। फर्नीचर की कैरिंग वैल्यू क्या है? निकालो कैरिंग वैल्यू निकालो।
हाँ जी, शाबाश शाबाश शाबाश। हमारी किताबों में, हमारी नजरों में फर्नीचर 49,000 का था और हमने इंश्योरेंस वालों को चूना लगाया कितने का? हमने उनसे 60,000 पकड़ा और हमने कहा यार बड़ा नुकसान, बड़ा नुकसान। हम हकीकत में हम उनको बता रहे हैं 64,000 में फर्नीचर जला हमारा, लेकिन अंदर खाते 64,000 का नहीं है, 49 का था। और हमने इंश्योरेंस वालों से कितने पैसे पकड़ लिए? 60,000। तो हमने 11,000 रुपए वहां से एक्स्ट्रा ले लिए। तो जो पैसे एक्स्ट्रा ले लिए वो क्या है? वो गेन। क्या ये बात समझ आई सबको? बहुत अच्छी बात है माशाल्लाह। अच्छा बच्चों, अब जरा सोच समझ के मुझे जवाब देना। मेरा ये फर्नीचर अकाउंट टैली नहीं हो रहा। 64,000 डेबिट था, 64 क्रेडिट हो गया, तो ये 80,000 कहां से आया होगा? क्या ये न्यू फर्नीचर बाय किया होगा? कितने से? 80,000 से। सोचो जरा, अगर ये बच्चों बाय किया होगा तो क्या चीज गई होगी? फर्नीचर आया बिजनेस में तो क्या चीज गई? कैश गया। फिर अब अगला पॉइंट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को गौर से देखें। ओपनिंग बैलेंस कितना था? 15। क्यों 15 का 15 निकाल दिया हमने, लेकिन क्लोजिंग 8,000 कहां से आ? ये डेफिनेटली डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर चार्ज की होगी। क्या ये बात समझ रही है? नहीं समझ रही? ओपनिंग बैलेंस है 15, 15 का 15 हमने डिस्पोजल में डाल दिया। क्लोजिंग आ रहा है 8, तो ये 8 कहां से आ रहा होगा? 15 तो खत्म हो गया, तो ये 8 डेफिनेटली ड्यूरिंग द ईयर हमने चार्ज किया होगा। बच्चों हमने फर्नीचर नया कितना लिया है? 80,000 का। डेप्रिसिएशन कितनी आ रही है? क्या आप डेप्रिसिएशन रेट निकाल सकते हैं? क्या कंपनी 10% डेप्रिसिएशन चार्ज कर रही है? ये बात हजम होगी। पर देखते हैं इस रेट की जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी। फर्नीचर हमारी तरफ से क्लियर है सारा? अच्छा जी, तो बच्चों यहाँ पे मैं कह सकता हूँ डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर कितनी है जी बच्चों? 8,000। जमा के माइनस? सबसे पहला सवाल, जमा क्यों करें या माइनस क्यों करें? क्या इस प्रॉफिट से ऊपर कहीं पे 8,000 माइनस हुआ पड़ा है? अब उसको क्या करेंगे? जमा करेंगे। जमा क्यों करेंगे? उसके इफेक्ट को खत्म करना। अदरवाइज डेप्रिसिएशन का हमारे कैश फ्लो से कोई लेना देना नहीं। हमने पहले दिन डिसाइड किया था कि भाई डेप्रिसिएशन नॉन कैश आइटम, उसका कैश फ्लो से कोई लेना देना नहीं है। तो फिर सवाल यह है सर फिर जमा क्यों कर रहे हैं? तो जमा इसलिए नहीं कर रहे कि डेप्रिसिएशन को शामिल कर रहे हैं, जमा इसलिए कर रहे हैं कि जो पहले डेप्रिसिएशन की वजह से हमारा प्रॉफिट कम हुआ पड़ा है उसको रीस्टेट कर। तो यहां तक की बात समझ आई बच्चों? फर्नीचर क्लियर है सबको? उसके बाद बच्चों अगला पॉइंट है इक्विपमेंट। क्या आप मुझे इक्विपमेंट की ओपनिंग क्लोजिंग वैल्यू बता सकते हैं? इक्विपमेंट की ओपनिंग वैल्यू क्या है? 43,000 और क्लोजिंग वैल्यू क्या है? 86। ओपनिंग वैल्यू 43 और क्लोजिंग वैल्यू 86। चेक कर लें। इक्विपमेंट की ओपनिंग वैल्यू 43, क्लोजिंग वैल्यू 86। क्लियर है? और उसके बाद एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की अगर बात करें बच्चों, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो है इक्विपमेंट की ओपनिंग कितनी है और क्लोजिंग 24। ओपनिंग 18,000 है और क्लोजिंग 24,000। बच्चों आप देख रहे हो डेप्रिसिएशन में इजाफा हो रहा है, लेकिन इक्विपमेंट में भी इजाफा हो रहा है। ऐसी अब जरा एक मिनट है, हौसला। पहला पॉइंट पढ़ो जरा। इक्विपमेंट that had cost of 23,000 was 40% depreciated at the time of disposal, was sold for 6,500.
क्या डिस्पोजल अकाउंट बनाएंगे क्या नहीं बनाएंगे? बच्चों मुझे सोच समझ के जवाब देना। अगर आप एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट अलहदा बना रहे हैं तो इक्विपमेंट अकाउंट कॉस्ट बेसिस पे मेंटेन हो रहा होगा कि WDV पे? कॉस्ट बेसिस पे मेंटेन हो रहा होगा। ये बात याद आई? अच्छा, तो बच्चों इस अकाउंट में से इक्विपमेंट में से 23,000 निकलेगा या कैरिंग वैल्यू निकलेगी? 23,000 कॉस्ट है वो यहां से निकलेगी और ये कहां जाएगा? डिस्पोजल में जाएगा। ये बात समझ आई? इस 40% का क्या करें? क्या वो ये कह रहा है बच्चों के 23,000 के ऊपर 40% चार्ज हो चुकी है डेप्रिसिएशन? 23,000 का 40% 9, 23,000 का 40% आएगा 9200। बच्चों ये वो डेप्रिसिएशन है जो डिस्पोजल में जानी है, तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में से निकलेगी और डिस्पोजल में यहाँ पे ऐड आ जाएगी। ऐसी है, यहाँ पे लिखेंगे डिस्पोजल और यहाँ पे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। बच्चों ये इक्विपमेंट हमने कितने का बेचा? 6,500 की एंट्री बनाए। कैश क्रेडिट होगा, कैश डेबिट होगा और डिस्पोजल क्रेडिट होगा कितने से? 6,500 से। क्लियर हो गया जी? नहीं समझ आई? ओके, तो बच्चों क्या आप मुझे बता सकते हो इक्विपमेंट को बेच के नुकसान हुआ कि फायदा हुआ? 7,300 का। क्या ये बात समझ आई? ये बैलेंस शीट फिगर निकला है। तो क्लियर है? अच्छा जी, अब बच्चों इक्विपमेंट का अकाउंट को क्लोज करें। 45,000 ओपनिंग है, 23 डिस्पोजल में गया, 86 क्लोजिंग कैसे आ सकता है? क्या हम कह सकते हैं कि मजीद कोई इक्विपमेंट बाय किया होगा? तो ये जब एडिशन हुए होंगे तो क्या चीज गई होगी? कैश गया होगा। कितना कैश गया होगा बच्चों? 66,000। सोच लो, नहीं समझ रहा? क्लियर? अच्छा जी, अब बच्चों एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को टोटल करें जरा। 24,000 क्लोजिंग है, 9200 डिस्पोजल में गया, ओपनिंग 18,000 है। क्या ड्यूरिंग द ईयर कोई डेप्रिसिएशन चार्ज हुई होगी? देख लो, गड़बड़ ना कर देना बच्चों। मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ डेप्रिसिएशन ऑन इक्विपमेंट कितनी है जी? जमा करेंगे या माइनस करेंगे? माइनस कितने क्या? क्लियर है? और यहां तक समझ आ गई? बता दे शाबाश। बच्चों अगला पॉइंट क्या? बच्चों मैंने फर्नीचर को बेचा, मुझे 11,000 का फायदा हुआ। ये जो 11,000 का फायदा होगा क्या मेरे प्रॉफिट के अंदर शामिल है? इस 11,000 के फायदे से मेरा प्रॉफिट बढ़ गया होगा कि कम हो गया होगा? बढ़ गया होगा। अब क्या करें? दो बातें, पहले बढ़ गया होगा, अब क्या करें? क्या करें बच्चों? 11,000 जमा करें कि माइनस करें? माइनस क्यों करें? गेन ऑन 11,000 हमें इंश्योरेंस वालों से मिला है। सोच लो, सोच लो, सोच लो, ये 11,000 कहां से गेन आया? बोला इंश्योरेंस वालों से गेन आया। हमने फर्नीचर बेचा थोड़ी है, उसको तो आग लग गई, हमने बेचा नहीं है।
लेकिन इंश्योरेंस वालों की तरफ से पैसे हैं 80 बर्न। अगला पॉइंट बच्चों, इक्विपमेंट को बेचा, नुकसान हुआ कि फायदा हुआ? नुकसान हुआ। कितना? ये मेरे प्रॉफिट लॉस को कम कर रहा है। अब क्या करें? ऐड कर देंगे। तो क्या लिखेंगे जी? लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ इक्विपमेंट। कितने से? ये जमा कर देंगे। डेप्रिसिएशन जमा, गेन माइनस लॉस ऑन डिस्पोजल जमा। यहां तक क्लियर सबको? अब आगे पढ़ते हैं बच्चे। पहला पॉइंट सबको समझ आ गया? दूसरा पॉइंट अभी हमने करना है। तीसरा पॉइंट भी 100% समझ आ गया। चौथा भी करना है। पांचवा हम कर चुके हैं। चौथे पे फोकस करते हैं। कहता है जी, इन्वेस्टमेंट वर सोल्ड एट 7,500 अबव देयर कॉस्ट। इन्वेस्टमेंट वर सोल्ड एट 7,500 अबव देयर कॉस्ट। क्या बच्चों ये गेन है कि लॉस है? 7,500 क्या चीज है? गेन है। सोच लो, नहीं समझ रहे बच्चों? इन्वेस्टमेंट के ऊपर जरा फोकस करें। क्या इन्वेस्टमेंट की ओपनिंग वैल्यू 16,900 है और क्लोजिंग वैल्यू 0 है? नहीं समझ रही? अब अगर मैं यहाँ पे इन्वेस्टमेंट का अकाउंट बनाऊं, ओपनिंग वैल्यू क्या है बच्चों? 16,900 और क्लोजिंग वैल्यू क्या है? 0। बच्चों गेन कितना हुआ? 7,500। आपको पता है ना गेन डेबिट साइड पे आता है। और गेन जरा चेक करें, डिस्पोजल में गेन किस साइड पे लिखा आपने? किस साइड पे लिखा है? और लॉस किस साइड पे लिखा है? तो यहाँ पे भी गेन है तो किस साइड पे लिखेंगे? डेबिट साइड पे। तो मैं आप अगर आपसे पूछूं कि कितना कैश मिला है इसको बेचकर, क्या मुझे कैश बता सकते? नहीं समझ रही बात? दोबारा सोच लें बच्चों। ओपनिंग बैलेंस कितना था? 16,900 और वो कहता है गेन पे बेचा, तो डेफिनेटली पैसे ज्यादा लिए होंगे कि कम? ज्यादा लिए होंगे। कितना गेन कमाया? 7,500। तो सादा अल्फाज में 16,900 जमा 7,500 टोटल इतने पैसे लिए होंगे? 24,400 हमने पैसे पकड़े होंगे। क्लियर है? अब बच्चों ये वाली वैल्यू तो प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं जानी। क्या ये 7,500 वाली वैल्यू प्रॉफिट एंड लॉस में जानी? ये अकाउंट डेबिट हो रहा है बच्चों। इन्वेस्टमेंट अकाउंट क्या हो रहा है? तो कोई दूसरा अकाउंट दुनिया में ऐसा है जो क्रेडिट हो रहा है। वो कौन सा अकाउंट है जो क्रेडिट हो रहा होगा? वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है जो क्या हो रहा होगा। अब क्या करेंगे? अब करेंगे जी गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। कितने से? क्या करेंगे? प्लस के माइनस? माइनस करेंगे। क्या बच्चों सारी डेप्रिसिएशन, सारा डिस्पोजल, सारा कुछ लिख लिया हमने? कुछ रहा तो नहीं गया? कोई और खर्चा जो आपको लगता हो आना चाहिए और हमने मिस कर दिया हो? जरा गौर से देखो, शायद आपको कुछ नजर आ जाए। शुरू से ये सारी लाइनें गौर से देखो। आपके तरफ से एक वर्ड आना चाहिए तो सर एक चीज रह गई। गौर से देखो। शाबाश शाबाश शाबाश। क्या आपको लगता नहीं है कि ये एक्सपेंस है? और बैड डेट्स कहाँ जाते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस में जाते हैं। बच्चों इसका ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है, क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है। इसका अकाउंट बना लेते हैं। बच्चों ओपनिंग बैलेंस कितना है? 9,700। क्लोजिंग बैलेंस कितना है? 6,500। बच्चों डिफरेंस डेबिट साइड पे आएगा कि क्रेडिट साइड पे आएगा? कितना डिफरेंस आएगा? ये 3,200 डेबिट साइड पे आ रहा है कि क्रेडिट साइड पे?
अगर बच्चों ये डेबिट साइड पे आ रहा है तो प्रॉफिट एंड लॉस क्या हुआ होगा? क्रेडिट हुआ होगा। अब जरा सोचो, ये क्या लॉजिक समझ नहीं आई बच्चों, जरा गौर से देखो। क्या साल के शुरू में हमारे बैड डेट्स 93 थे और साल के एंड में हमारे बैड डेट्स 65 हैं? ज्यादा हुए हैं कि कम हुए? कम हुए तो खुशी होगी कि दुख होगा? खुशी होगी तो इनकम होगी कि एक्सपेंस होगा? इनकम होगी। समझ आ गई बात? नहीं समझ आई? अब बोलो तो सही। अच्छा बच्चों, एक और सिनेरियो भी हो सकता है, पहले उसको समझ लो। अगर ब्रॉडन होता मेरा 1000 और कैरेडन होता मेरा 4000, तो मेरा डिफरेंस कहां पे आता? कितना आता? ये अकाउंट क्या हो रहा है? क्रेडिट, और पीएनएल फिर क्या होगा? डेबिट। लॉजिकली सोच लेते हैं। ओपनिंग बैलेंस कितने थे? 1000। क्लोजिंग कितने हैं? तो इस साल दुख हुआ कि खुशी? अगर मुझे दुख हुआ तो मेरे प्रॉफिट में कमी होगी कि इजाफा? कमी। क्या ये पॉइंट सबको समझ आया? तो बच्चों, क्या यहां से शॉर्टकट याद रखा जा सकता है कि ओपनिंग बैड डेट्स कम है, क्लोजिंग ज्यादा है, तो इस साल मजीद बैड डेट्स हुए हैं, और अगर हुए हैं तो दुख हुआ है, और अगर दुख हुआ है तो प्रॉफिट में कमी हुई है। क्लियर? और अगर ओपनिंग बैड डेट्स ज्यादा है, क्लोजिंग बैड डेट्स कम है, तो खुशी हुई है, और अगर खुशी हुई है तो गेन हुआ है, और गेन हुआ है तो प्रॉफिट बड़ा है। प्रॉफिट बड़ा है तो अब क्या करेंगे? कम करेंगे। क्या मैं कह सकता हूं जी प्रोविजन फॉर बैड डेट्स कितने बच्चों? 3200। क्या इस 3200 ने मेरे प्रॉफिट को बढ़ाया हुआ है? अब क्या करें? कम करें। नहीं समझ आई? ये क्लियर सबको कि अगर ओपनिंग प्रोविजन कम हो, क्लोजिंग ज्यादा हो, तो क्या करें? प्रोविजन फॉर बैड डेट बच्चों सारा कुछ लिख लिया हमने, जो कुछ भी हमारे दिमाग में था ना, जितने खर्चे हो सकते थे प्रॉफिट में, वो सारे हमने रिवर्स कर दिए। तो बच्चों जो अब आंसर आएगा उसका क्या नाम होगा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल। हाँ जी, क्या आंसर आता है? चेक कर लें, शाबाश शाबाश शाबाश। 2,29,000 हमारा आंसर है। चेक कर लें। 100% क्लियर सबको? अब बच्चों वर्किंग कैपिटल क्या होता है? 3 चीजें होती है, याद है। डेटर, क्रेडिटर, इन्वेंट्री। वर्किंग कैपिटल डेज, कैश साइकिल, याद है कुछ? बिजनेस साइकिल, ऑपरेटिंग साइकिल वगैरह वगैरह। तो वो चीजें जो फैक्ट्री के अंदर आती हैं बच्चों, वो यहाँ पे लिखेंगे। अब बच्चों हमने देखना ये है, कैश की तो बात हमने नहीं करनी क्योंकि ये एंड पे आएगा। ये कहाँ पे आएगा? एंड पे। इसकी बात नहीं करनी, इसको भूल जाए। बच्चों क्या ओपनिंग क्लोजिंग डेटर में गौर से देखो कोई फर्क है? फर्क है? कितना डिफरेंस है? अब देखो, मुझे डेटर अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है। अगर डायरेक्ट मेथड होता तो मुझे क्या करना पड़ता? डेटर अकाउंट बनाना पड़ता। अब मुझे डेटर अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है। ओपनिंग क्लोजिंग डेटर में देखें कितना फर्क है। आवाज नहीं आई? 10,200। बच्चों गौर से देखो, इजाफा हो रहा है कि कमी हो रही है? ये 2014 है ओपनिंग, ये 2015 है क्लोजिंग। क्या क्लोजिंग डेटर बढ़ रहे हैं? क्या मेरे एसेट में इजाफा हो रहा है? क्या मैं कह सकता हूं इंक्रीज इन डेटर्स? अगर बच्चों मेरे एसेट में इजाफा हुआ है तो कैश बिजनेस से बाहर गया हुआ, तो अगर मेरे डेटर में इजाफा हुआ है तो पैसे माइनस हो। सोच लो, जब भी एसेट में इजाफा होता है, बिजनेस में कोई चीज आती है तो उसी वक्त आती है तो कैश जाता है। फिर और अगर मैं बिजनेस में से कुछ चीज बाहर निकाल दूं
तो कैश आया होगा। हमने कैश की लैंग्वेज में सोचना, डेटर की लैंग्वेज में नहीं सोचना, क्योंकि हम क्या बना रहे हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहे हैं। अच्छा जी, अब आगे देखते हैं बच्चों, क्या इन्वेंट्री में इजाफा हो रहा है? गौर से देखो, ओपनिंग इन्वेंट्री है 19,400, क्लोजिंग इन्वेंट्री है 25,000, डिफरेंस निकालो। 50 इंक्रीज के डिक्रीज? इंक्रीज इन इन्वेंट्री। इंक्रीज इन इन्वेंट्री कितने से बचो, जमा या माइनस? इन्वेंट्री में इजाफा हुआ है तो इन्वेंट्री बाय की होगी, बाय की होगी तो पैसे। क्लियर? इन्वेंट्री समझ आ गया सबको? नहीं समझ आया तो क्लियर कर लो। शाबाश 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 बच्चों, 20 नंबर का सवाल आना है, इसलिए इसको ध्यान से एक एक चीज क्लियर होनी चाहिए। अच्छा जी, अकाउंट रिसीवेबल हो गया, इन्वेंट्री हो गया, इन्वेस्टमेंट पहले ही हो गया। अब क्या ट्रेड क्रेडिटर हो गए? ये नहीं हुए बच्चों। साल के शुरू में हमारे क्रेडिटर कितने थे? 6,500। एंड पे कितने हैं? 10,800। तो मुझे बताएं, इजाफा हुआ कि कमी हुई? इजाफा हुआ। कितना? इंक्रीज इन क्रेडिटर 4,300। अब सोच समझ के जवाब देना बच्चों। लाइबिलिटी में इजाफा हुआ है, लाइबिलिटी में इजाफा हुआ है, कैश आया होगा कि गया होगा? सोच लो। लाइबिलिटी में इजाफा हुआ तो कैश आया होगा। क्लियर है? आगे बच्चों चलते हैं, अक्रूड एक्सपेंसेस। अक्रूड एक्सपेंसेस कितने हैं बच्चों? हमने करंट लाइबिलिटियां लेनी है सारी, क्योंकि करंट लाइबिलिटियों का ताल्लुक होता है वर्किंग कैपिटल के साथ। करंट एसेट लेने हैं, और कौन सी लेने हैं बच्चों? ये करंट एसेट हमने ले लिए हैं, और हमने लेनी है करंट लाइबिलिटीज। और करंट लाइबिलिटी में कौन कौन सी चीजें आती हैं? ये 3 चीजें करंट लाइबिलिटी में आती हैं बच्चों। अक्रूड एक्सपेंसेस में साल के शुरू में वैल्यू क्या थी? 10,800। साल के एंड पे क्या है? 4,300। कितना चेंज आया? हाँ जी, 6,500। इंक्रीज आया कि डिक्रीज आया? डिक्रीज इन अक्रूड एक्सपेंसेस। अब किसी के दिमाग में ये सवाल होगा कि सर जी ये तो एक्सपेंसिव, क्या ये एक्सपेंसिव है? सवाल है। पहली बात ये, अगर ये एक्सपेंसिव है तो ये फाइनेंशियल पोजीशन में क्या कर रहे हैं? क्या बैलेंस शीट में एक्सपेंसिव आते हैं? बैलेंस शीट में तो एसेट आते हैं, या लाइबिलिटी या कैपिटल। क्या आएगा जी? ये लाइबिलिटी है बेसिकली। ओपनिंग कितना बच्चों? 10,800। क्लोजिंग 4,300। इजाफा हुआ कि कमी हुई? कमी हुई है। अब डिक्रीज इन लाइबिलिटी, डिक्रीज इन लाइबिलिटी का मतलब यही है कि हमने अपने सर से कर्जा उतारा है, तो कर्जा उतारने के लिए कैश दिया होगा, माइनस में लिखेंगे। नहीं समझ आई? नहीं समझ आई? देखो, अगर आपने एसेट का इंक्रीज डिक्रीज क्लियर कर लिया ना, एक तरीका तो ये है, अगर एसेट का इंक्रीज डिक्रीज क्लियर कर लिया है तो लाइबिलिटी का ऑटोमेटिकली हो जाएगा, क्योंकि वो अपोजिट है। अगर एसेट में इजाफा होगा तो कैश जाएगा, क्या आएगा? जाएगा। तो लाइबिलिटी में इजाफा होगा तो कैश आएगा, सिंपल पॉइंट। अगर एसेट में कमी होगी तो कैश आएगा, और अगर लाइबिलिटी में कमी होगी तो जाएगा। और देखो जरा, ये लाइबिलिटी में कमी नहीं हो रही तो पैसे जाएंगे। कर्जा उतारना है तो क्या करें? पैसे देके दुआएं दें, पैसे देंगे ना। ठीक हो गया जी? अच्छा जी, बिल्स पेएबल, ये शॉर्ट टर्म बोरिंग्स है, कोई नोट्स वगैरह बिल्स वगैरह पे करनी है, बिजली का बिल भी हो सकता है। हाँ जी, साल के शुरू में कितना था? 8,600। साल के एंड पे कितना है? 6,500। इजाफा हुआ कि कमी हुई? डिक्रीज इन बिल्स पेएबल।
लाइबिलिटी में कमी हुई है। तो बच्चों लाइबिलिटी में कमी उसी वक्त होगी जब पैसे देंगे, दुआएं देने से लाइबिलिटी में कमी नहीं होती। तो बच्चों सारे करंट एसेट और करंट लाइबिलिटी लिखनी है सिवाय कैश के। कैश भी करंट एसेट है, कैश से कोई इनकार नहीं कर रहा, लेकिन कैश यहां पे नहीं आएगा, कैश एंड पे आएगा, याद है। ठीक हो गया? तो बच्चों यहां पे आंसर आ जाएगा कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। क्या आंसर आएगा? 208900। क्लियर सबको? अच्छा जी बच्चों 208900 आंसर आ गया हमारा। अब आपको पता है नीचे इंटरेस्ट पेड आता है, वो सवाल में है ही नहीं। फिर उसके बाद टैक्स पेड आता है, आई कैप ने हमारे ऊपर एहसान कर दिया है, वो भी नहीं है। तो कैश इनफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज सेम होगा 208900। ये बात आपने अच्छी तरह से याद रखनी। क्या बच्चों मैं कह सकता हूं कि ये हमारी एक्टिविटी नंबर 1 है? क्लियर हो गया सबको? नहीं समझ आई? यहाँ पे सिंगल लाइन लगा देंगे। अब उसके बाद बच्चों अगली एक्टिविटी आएगी, उसका नाम क्या होगा? कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। बच्चों ऑपरेटिंग एक्टिविटी पूरे सवाल का 50% है। अगर आपने ऑपरेटिंग एक्टिविटी कर ली तो 20 में से 10 नंबर आ गए। तो तुम्हें कुर्बान नहीं कर रहे, सवाल कर रहे हैं, तू कुर्बानी समझिएगी। अच्छा जी, अच्छा जी बच्चों अब पहला पॉइंट ये है, क्या हमें पता है कि हमने इस साल में फर्नीचर कितना बाय किया? कितना किया है? 80,000। तो मैं लिख सकता हूं परचेज ऑफ फर्नीचर। बच्चों फर्नीचर परचेज किया है, ये कौन सी एक्टिविटी है? इन्वेस्टिंग। कितने हजार का परचेज किया है? 80,000। ऐसी है? नहीं समझ आई? तो बोलो तो सही। प्लस में लिखेंगे कि माइनस में? माइनस में। क्यों बोला? फर्नीचर आया है तो कैश दिया होगा। बच्चों परचेज ऑफ इक्विपमेंट भी किया हुआ है, बच्चों ये 66,000। सारी वर्किंग आपने की हुई है, बस वैल्यू उठा के लिखनी सवाल पर। फर्नीचर कितने का, इक्विपमेंट कितने का बाय किया हुआ है? 66,000। प्लस या माइनस? माइनस क्यों? इक्विपमेंट आया है तो पैसे गए होंगे। अच्छा जी, अब बच्चों सोच समझ के जवाब देना। जब हमने इंश्योरेंस वालों को चूना लगाया, पैसे आए के गए? पैसे आए। तो वो जो पैसे आए, क्या ये 60,000 हमने ऑपरेटिंग एक्टिविटी में लिखा? ये तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में नहीं आया। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में उन्होंने क्या लिखा है? 11,000 लिखा है। वो 11,000 क्यों लिखा है? क्योंकि वो गेन था, वो प्रॉफिट बिफोर टैक्स में ऐड हुआ पड़ा था, तो वहां पे माइनस किया था। माइनस क्यों किया था? क्योंकि ऑपरेटिंग एक्टिविटी का गेन से कोई लेना देना नहीं था। अब इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में कैश लिखेंगे कि गेन लिखेंगे? कैश लिखेंगे। जरा सोच समझ के जवाब देना कि 60,000 के अंदर ही गेन शामिल है। सोच लो, हम 60 पूरा लिखेंगे, 11 क्यों लिखेंगे? हमें हकीकत में कितने पैसे मिले? 60,000। हम वो पूरा लिखेंगे। हाँ जी, सेल प्रोसीड्स फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी कह सकते हैं। कितने? प्लस के माइनस? प्लस क्यों? पैसे आए।
प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ इक्विपमेंट। हाँ जी बच्चों, इक्विपमेंट हमने बेचा था, कितने पैसे आए थे याद है? कुछ कुछ नहीं याद। 6,500 हमने कहां से इकट्ठा किया था? इक्विपमेंट बेच के इकट्ठा किया। याद आ गया? अगली चीज बच्चों रह गई, क्या हमने इन्वेस्टमेंट भी बेची थी? वहां से भी कुछ पैसे आए थे, कितने आए थे? 24,400। प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, कितने से? 24,400 से। ये भी आ गया बच्चों। और क्या रह गया है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में और कोई खर्चा, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं की। नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, निकालो शाबाश। हाँ जी, क्या बच्चों मैं कह सकता हूँ ये एक्टिविटी बी है? बच्चों याद रखना, जब आपका आंसर आएगा ना प्लस, तो आपने वर्ड यूज करना है इनफ्लो, मतलब पैसे आए हैं। और अगर आपका आंसर आएगा माइनस, तो आपने लिखना है यूज्ड इन, क्योंकि पैसे गए हैं, इसमें कितने यूज हुए। क्या ये पॉइंट समझ आया? आउटफ्लो भी लिखा जा सकता है। अच्छा जी, अब आगे तीसरी एक्टिविटी रहेगी बच्चों, कैश फ्लोज फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। बच्चों सोच समझ के जवाब देना। क्या ड्यूरिंग द ईयर ऑनर अपने घर से कुछ पैसे लेके आया था? कितने लेके आया था? 12,000। न्यू कैपिटल या एडिशन इन कैपिटल या इंक्रीज इन कैपिटल कितना है जी? 12,000। ऐसे ही है? अच्छा बच्चों, ये पॉइंट नंबर 2 हमारा मिस हो गया अभी तक। ये पॉइंट नंबर 2 हमने अभी तक डिस्कस नहीं किया। ऐसी अब जरा पढ़ें। पेमेंट अगेंस्ट लॉन्ग टर्म लोन अमाउंटिंग टू 22,000, of which 12,000 was paid by Mr. Musani out of his personal account। बच्चों क्या लॉन्ग टर्म लोन, ये देखो तमाम लाइनों पे दाएं बाएं एरो लगे हो, मैंने सारी लाइनें कवर कर ली हैं, लेकिन ऐसी 2 लाइनें बताएं जो कवर नहीं हुई। एक कैश वाली है और एक लॉन्ग टर्म लोन। तो जब आप सवाल कर रहे होंगे, जिस पे आपने टिक किया होगा, आपको रिव्यू करने में आसानी होगी। आपको पता चलेगा यार मैंने इन्वेंट्री भी देख ली है, रिसीवेबल भी रिकॉर्ड हो गया, इन्वेस्टमेंट भी होगी, फर्नीचर भी हो गया, इक्विपमेंट भी हो गया, दूसरी तरफ अलाउंस भी हो चुकी है, एक्यूमुलेटेड डेपोजिट भी हो चुकी है, ट्रेड क्रेडिटर भी हो गया, क्रूड एक्सपेंस भी हो गया, बिल पेबल भी हो गया, इवन के मेरा कैपिटल भी हो गया। क्या चीज रह गई है? लॉन्ग टर्म लोन रह गया। आपको ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगी मेरे से कौन सी चीज मिस हो गई। आप क्या करेंगे बच्चों? लॉन्ग टर्म लोन का अकाउंट बनाएंगे। ओपनिंग बैलेंस कितना बच्चों लॉन्ग टर्म लोन का? 83,000, 53,800। क्लोजिंग बैलेंस कितना है? 31,800। अच्छा जी, कितना पे किया बच्चों? 22,000। लेकिन इस 22,000 के 2 हिस्से हैं, गौर से बच्चों। क्या ये 12,000 यहां पे क्रेडिट हो रहा है? तो यहां पे 12,000 क्या होगा? और यहां पे वर्ड क्या रहेगा? कैपिटल। सोचो जरा, क्या मैं कह सकता हूँ 22,000 बिजनेस में से गया है? 22,000 बिजनेस में से नहीं गया। सोच लो, पढ़ो पढ़ो।
पेमेंट अगेंस्ट लॉन्ग टर्म लोन अमाउंटिंग टू 22,000, टोटल पेमेंट कितनी हुई है 22, लेकिन वो 22 का 22 बिजनेस में से नहीं गया, आउट ऑफ विच 12,000 वाज पेड बाय मिस्टर मुसानी आउट ऑफ हिज, उसने अपने अकाउंट में से 12 दिया है, तो बिजनेस में से कितना गया 10,000 गया। क्या ये बात समझ आई? बिजनेस के खाते में से 10,000 पैसा गया। अब पॉइंट ये है, क्या ये लॉन्ग टर्म लोन का अकाउंट चेक करें, कंप्लीट हो गया, इसमें कुछ रह तो नहीं गया? बताने शाबाश। अच्छा बच्चों, पहला पॉइंट ये है, क्या ऑनर बिजनेस में 12,000 कैश लेके आया? अगर तो आप अज्यूम करेंगे कि वो ऑनर बिजनेस में 12,000 कैश लेके आया, तो फिर बच्चों लॉन्ग टर्म लोन के लिए 22,000 जाएगा। क्या ये बात समझ आई? लेकिन अगर अज्यूम करें कि ऑनर बिजनेस में पैसे लेके नहीं आया, बारों बार उसने पैसे पे कर दिए, तो बच्चों फिर उस वक्त यहां पे 12,000 नहीं लिखेंगे, यहां पे सिर्फ और सिर्फ क्या लिखेंगे 10,000। ऐसे ही हमारे पैसे हमारे अपने कारोबार में से कितने पैसे निकले? 10 निकले हैं। लेकिन अगर आप यहां पे 12,000 लिखना चाहते हैं तो फिर पेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म लोन में क्या लिखेंगे? तो बच्चों बात मेरा ख्याल उधर ही आ जाती है, 12 जमा 22 माइनस नेट क्या बनता है 10 ही बनता है। क्लियर हो गया? यहां तक की बात समझ आ गई? अब बच्चों क्या ऑनर घर में कुछ पैसे लेके गया? कितने पैसे लेके गया? 1,80,000 पूरे साल के। क्लियर हो गया? तो बच्चों मुझे बताओ, कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी, वन माइनस में, ये सी पार्ट है। बच्चों क्या हमने तीनों पार्ट निकाल लिए हैं, ए बी और सी? क्लियर है? अब आपने यहां पे नीचे वर्किंग करनी है, नेट कैश इनफ्लो या आउटफ्लो जो भी होगा, नेट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो बच्चों वो निकालेंगे ए प्लस बी प्लस सी, तीनों को इकट्ठा कर लेंगे। ए में से कितने पैसे आए? 2,08,900। ये प्लस है कि माइनस है? प्लस। और माइनस 55,100 माइनस 1,90,000, इन तीनों को नेट करके मुझे टोटल बताएं क्या आंसर आता है? 36,200 माइनस। नहीं समझ? कैसे किया बच्चों? दोबारा देख लें। ए हमने कैलकुलेट किया हुआ है 2,08,900, बी हमने कैलकुलेट किया हुआ है 55,100, लेकिन ये माइनस में है। सी हमने कैलकुलेट किया हुआ है 1,90,000 माइनस में। तो सब कुछ कट कटा के ड्यूरिंग द ईयर हमने इतने पैसे गवाए हैं। ऐसे ही अब बच्चों इसमें ऐड कर देंगे ओपनिंग कैश, जो कि आपको नजर आ रहा है। सर इस पूरे सवाल में सिर्फ एक लाइन है जिसको टिक नहीं किया गया, वो कौन सी लाइन है? कैश। ओपनिंग कैश कितना बच्चों? 41,400 प्लस का, तो जो आंसर आएगा क्लोजिंग कैश आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 5,000। और बच्चों जब क्लोजिंग कैश आ जाएगा उसको अपने इससे मैच कर लेना है। अगर मैच हो गया 20 नंबर पक्के, अगर नहीं हुआ तो अगली बारी सही। तरीका समझ आ गया सवाल करने का? नहीं समझ आया?
ये आना है आपको 20 नंबर का सवाल और कर लोगे।